गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेजर 5 में सेमेस्टर 4 में जो पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग जानते हैं, उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब किसी भी काल को स्वर्ण काल कब कहा जाएगा? यदि उस पीरियड में, उस काल में शासन करने वाले शासक बड़े अच्छे ढंग से शासन करेंगे, उस राज्य में शांति और सुव्यवस्था होगी, उस राज्य में विकास का चरमोत्कर्ष होगा, तो उस काल को सबसे अच्छा काल यानी कि स्वर्ण काल हम लोग कह सकते हैं। तो गुप्त काल में इन सारी खासियत थी जो अन्य कालों से उनको अलग करता है। प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं मौर्य काल है, कुषाण का काल है, सब काल अच्छे हैं, लेकिन उन सब साम्राज्यों के कालों को यदि हम तुलना करते हैं तो गुप्त काल की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। गुप्त काल में जो व्यवस्था था वह ज़्यादा अच्छा था। इस कारण से हम लोग गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, तो इसके पीछे हम लोग क्या तर्क देते हैं। अन्य कालों से तुलना करते हैं, तुलना करके पाते हैं कि गुप्त काल में वह सब कुछ हुआ जो एक अच्छे शासक, उनके शासनकाल में जो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए वह सभी व्यवस्था गुप्त काल में देखने को मिलती है। तो पहला, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे इतिहासकार जो हैं वह गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, जिसमें हमारे भारत के इतिहासकार स्मिथ का वर्णन लेते हैं, जिसमें हम लोग भारत के मुखर्जी का नाम लेते हैं, स्मिथ का नाम लेते हैं, त्रिपाठी का नाम लेते हैं। ये लोग भारत के गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। इसके साथ यदि हम विदेशी इतिहासकार बार्नेट का वर्णन करते हैं तो वह कहता है कि यूनान के सम्राट पेरिक्लिस जो स्वर्ण काल था, उसी तरह भारत के प्राचीन भारत में गुप्त काल स्वर्ण काल था। बार्नेट कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लिस के युग का था। तो गुप्त काल की तुलना इतिहासकार महान सम्राट यूनान के महान राजा पेरिक्लिस से करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनान के सम्राट पेरिक्लिस के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो मुखर्जी, स्मिथ आदि, त्रिपाठी आदि इतिहासकार भी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। इसके पीछे वे तर्क देते हैं। उनका कहना है, पहला, महान सम्राटों का काल। गुप्त काल लगभग 250 वर्षों तक शासन किया। इस शासन काल के दौरान गुप्तों ने महान महान सम्राट दिए और इन सम्राटों की ख्याति काफ़ी अधिक रही। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन गुप्त शासकों ने लगभग 150 वर्षों तक भारत में एक ऐसे सम्राट दिए जो न सिर्फ पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व विजय के अभियान भी किए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इन महान सम्राटों ने अपने काल में गुप्त साम्राज्य की विकास की चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया।
स्वर्णिम काल था महान सम्राटों का। एक के एक बाद एक महान सम्राट हुए, और इन सम्राटों ने जितने अच्छे ढंग से शासन प्रबंध किया, वह देखना अन्य वंश के शासकों में नहीं मिलता है। एक के बाद एक कोई ऐसे राजा नहीं हुए जो किसी से कम थे। चाहे वह हम चंद्रगुप्त प्रथम को लें, समुद्रगुप्त को लें, स्कंदगुप्त को लें, कुमार गुप्त को लें, सभी ने बड़े अच्छे ढंग से शासन किया। और अपने लिए इन महान सम्राटों ने प्रत्येक उपलब्धि के बाद अपने लिए उपाधियों का जिक्र किया। इन उपाधियों में महाराजाधिराज, पराक्रम, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत, श्री भट्टारक, विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंह बर्मन, बालादित्य, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य इत्यादि उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किए। प्रजा के साथ यानी जनता के साथ इनका पितातुल्य संबंध था। प्रजा को अपनी पुत्र के समान मानते थे। उनके सुख दर्द और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे ही ये महान नहीं थे। जनता के सपोर्ट से, जनता के सहयोग से, प्रजा के सहयोग से ये महान थे, और अपने काल में इन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की। ऐसा लंबे समय तक अन्य किसी राजवंश के शासकों में देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि गुप्त साम्राज्य में मिलता है। मानते हैं जब इतने अच्छे महान सम्राट हुए तो इनके काल को स्वर्ण काल तो कह सकते हैं। लंबे समय तक महान सम्राटों की फौज इन्होंने खड़ा कर दी, एक पर एक महान सम्राट दिए। दूसरा, राजनीतिक राजनीतिक एकता का काल। हम जानते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत टुकड़े टुकड़े में बट गया था। भारत में राजनीतिक एकता की आवश्यकता थी। राजनीतिक एकता तब संभव होती जब सम्राट महान होते, उनकी दूरदर्शी नीति होती, तो राजनीतिक एकता लाया जा सकता है। और गुप्त सम्राट के सभी शासकों में एक गुण थे। उन्होंने जो राजनीतिक विच्छेद हो चुका था, देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, उन सभी को अपने दिग्विजय के द्वारा फिर से एक किया और राजनीतिक सूत्रता में बांध दिया। इतना ही नहीं, विदेशियों ने भारत में मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने के कारण जो विजय प्राप्त की थी, भारत में जो शासन स्थापित किया था, गुप्त शासकों ने उन्हें फिर खदेड़ दिया और भारत को फिर से राजनीतिक एकता के रूप में परिणत कर दिया। अब एक बार फिर भारत महान साम्राज्य बन गया। इनकी सीमा पूरे उत्तर भारत में हो गई, इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। राजनीतिक एकता से भारत के विकास में काफ़ी फायदा में लाभ हुआ, और इन सब का श्रेय गुप्त साम्राज्य के इन महान शासकों को जाता है। यदि ये महान शासक यदि इस तरह अपने शासन प्रबंध करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि इनका विकास काफ़ी तेजी में होगा। तीसरा आता है शांति और सुव्यवस्था का काल। हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए शांति और सुव्यवस्था अति आवश्यक है। इसके अभाव में हम नहीं शांति विकास कर सकते हैं। तो शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना
गुप्त साम्राज्य का पहला लक्ष्य था। और गुप्त साम्राज्य के शासकों, जो महान शासक थे, उन सब ने शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किया, काफी सफल रहे। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फाहियान भारत आए थे। फाहियान लिखते हैं कि जब वह भारत में आए, हर जगह शांति और सुव्यवस्था देखी। हम विदेशी थे, उसके बाद भी किसी ने हमें नहीं लूटा। भारत के कोने कोने में हम गए, हर जगह शांति देखे। और उन्होंने यह भी देखा कि गुप्त काल में जो व्यापार हो रही है वह स्वर्ण मुद्राओं में हो रही है। स्वर्ण मुद्रा में व्यापार का अर्थ है कि भारत उन्नति के चरम सीमा पर था, और इस चरम सीमा का फायदा भारत को और गुप्त साम्राज्य दोनों को हुआ। अब ये यदि शांति सुव्यवस्था है, व्यापार उन्नत अवस्था में है, स्वर्ण मुद्रा में व्यापार हो रही है, तो ऐसे काल को स्वर्ण काल हम अवश्य कहेंगे। और कहते हैं अन्य कालों की तुलना में गुप्त काल बहुत अच्छा था। अब आगे हम पढ़ते हैं साहित्य की उन्नति। चौथा है साहित्य की उन्नति। तो गुप्त काल में साहित्य की काफ़ी तेजी में उन्नति हुई। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। संस्कृत साहित्य के साथ हम देखते हैं जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का भी काफ़ी विकास हुआ। गुप्त काल में ही हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के बहुत सारे प्रकांड विद्वान हुए। कालिदास इन्हीं के समय में था। कालिदास की कीर्ति कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार इत्यादि उनकी जो कीर्तियां हैं वह अपने आप में एक उपलब्धि है। भारत की सामाजिक राजनीतिक दशा और भारत की मनोदशा को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसी कृतियाँ गुप्त काल में लिखी गई जो कालिदास के द्वारा लिखा गया। इसके बाद हम देखते हैं विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, भारवी के किराता अर्जुनियम, शूद्रक के मिक्ष कटिकम, सुबंधु के बासबद्धता, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और अमर सिंह के अमरकोश, ये ऐसी साहित्यिक कृतियां हैं जो आज भी काफ़ी अच्छी हैं। और उस काल के समाज को जानने के लिए, उस काल को जानने के लिए, उस काल के स्वर्णिम इतिहास को समझने के लिए ये कृतियाँ काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। और इन कृतियों से हम गुप्त काल की सारी व्यवस्था को अच्छी तरह से जान पाते हैं। तो संस्कृत साहित्य की यह अनमोल धरोहर है जो हमें गुप्त काल में मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य, बुद्धघोष, वसुबंधु, बुद्धदत्त, आर्यदेव, असंग और दिनांग जैसे बौद्ध विद्वान भी इसी काल में हुए। जैन साहित्य में हम देखते हैं कि भद्रबाहु द्वितीय, सिद्धसेन और उमा स्वाति ऐसे बौद्ध जैन विद्वान थे जो गुप्त काल में जन्म लिए, गुप्त काल में साहित्य की रचना की और अपने साहित्य से गुप्त काल को भी काफ़ी ख्याति प्राप्त करवाई। अब पंचमा पॉइंट है विज्ञान के उन्नति का युग। तो गुप्त काल में वैज्ञानिक उन्नति भी काफ़ी तेज़ी में हुआ। ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में इस काल में बहुत सारी देन है, जो वैज्ञानिक देन है, जो इस काल को अन्य कालों से काफ़ी अलग करता है। दशमलव पद्धति का विकास भी इसी काल में हुआ। ज्योतिष हो, गणित हो, चिकित्सा संबंधी हो, इन सभी विषयों के ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। और जो काफ़ी अच्छे ग्रंथ हैं, जो उस काल के नई टेक्नोलॉजी के जानने में, समझने में हमें काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गणित के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट हों, जिन्होंने आर्यभट्टियम, ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर हो, जिनका पंच सिद्धांतिका
आयुर्वेद शास्त्री बागभट्ट हो, जिसका अष्टांग हृदय, और पशु चिकित्सक पलकप्प हो, जिन्होंने हस्युवेद नाम की कीर्ति की रचना की। और ये सब काफ़ी अच्छे पुस्तक हैं जो उस समय के तकनीकी विकास को दिखाते हैं। इसी तरह धन्वंतरी, जो बहुत बड़े चिकित्सक थे, आयुर्वेद के विद्वान थे, वह भी इसी काल में हुए, और उनकी जो कीर्तियाँ हैं वह आज भी हमारा धरोहर है। हम उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं, आयुर्वेद को समझने में काफ़ी सहायक होता है। जो सब रिसर्च इन्हीं के समय में गुप्त काल में हुआ था। छठा पॉइंट है कला के उन्नति का युग। हम देखते हैं कि गुप्त काल में चाहे वह वास्तुकला हो, शिल्प कला हो, मूर्ति निर्माण कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, सभी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। चाहे वह राजप्रसाद हो, स्तंभ हो, स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, गुहा हो, मंदिर हो, सब के क्षेत्र में जो वास्तुकला की उन्नति हुई वह अद्वितीय थी, और वह सब गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। सारनाथ का धमोक स्तूप, उदयगिरी का गुहा, नालंदा के बिहार, महरौली के लौह स्तंभ, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुथर का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव के ईंटों का मंदिर इस काल के वास्तुकला का अत्यंत उत्तम उदाहरण है। और यह सब जो वास्तुकला का निर्माण हुआ वह गुप्त काल में हुआ। अब आते हैं मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इस काल में काफ़ी विकास हुआ। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र में इस काल में बहुत मूर्तियां बने, बहुत मूर्तियों का प्रमुख केंद्र था यह सब। इनमें विभिन्न प्रकार की कलात्मक मूर्तियां बनी। बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति सारनाथ, खड़ी हुई मूर्ति बुद्ध मूर्ति मथुरा, बराह अवतार की मूर्ति उदयगिरी, गोवर्धनधारी कृष्ण मूर्ति काशी, शेषाशयी विष्णु मूर्ति देवगढ़ इस काल की प्रमुख मूर्तियां थीं। और इन सब मूर्तियों का समाज में आज भी उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था। और ये सब मूर्तियां आज भी देश की धरोहर है, और ये सब मूर्तियां गुप्त काल में बनी। इस काल में चित्रकला की भी काफ़ी उन्नति हुई, जिसके नमूने तो हमें अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी में उनकी गुफाओं में देखने को मिलती है। देखने से वह आज भी जीवंत लगते हैं। अजंता और एलोरा की आज भी काफ़ी उनकी मूर्तियों की काफ़ी सराहना होती है। उनकी कलाकृतियों अद्वितीय मानी जाती है। दोबारा इस तरह की बनाना संभव प्रतीत नहीं होता है। इतनी अच्छी कलाकृतियाँ गुप्त काल में की गई। चित्रकला के साथ ही इस काल में संगीत कला की भी खूब उन्नति हुई। अनेक गुप्त सम्राटों ने संगीत प्रेमी थे। इनका वर्णन हमें उनके गुहा लेखों में या उनके जो स्तंभ लेख हैं उनसे प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का युग। तो गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का युग था। किसी भी काल का चरम विकास तब होगा जब उसमें सभी धर्मों के बीच मेल मिलाप होगा, धार्मिक सहिष्णुता होगा। गुप्त काल में हम देखते हैं कि अधिकतर गुप्त शासक जो थे वह ब्राह्मण धर्म को मानते थे, शैव मत के थे। तो हम देखते हैं कि देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते थे, जिसमें एकता थी। यहाँ हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध भी रहते हैं, जैन को मानने वाले जैन भी रहते हैं, और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और एकता से
इस देश में रहते हैं उनकी एकता से देश में शांति और सुव्यवस्था है। जहाँ शांति और सुव्यवस्था होगी वहाँ विकास होगा, और यह विकास गुप्त काल में सबसे अधिक हुआ। ब्राह्मण धर्म में विष्णु की उपासना को अधिक महत्व दिया जाता था। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विष्णु की भी पूजा होती है, शिव की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है, और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है। तो हम देखते हैं कि विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, सूर्य की पूजा का बड़ी महत्व था, और देवी पूजा में लक्ष्मी की पूजा, दुर्गा की पूजा, पार्वती की पूजा भी की जाती थी। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्त इस काल की मूर्तियां यह प्रमाणित करती है कि इस काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में था, और उनका समाज पर काफ़ी प्रभाव था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ गुप्त सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, गुप्त काल के अंतिम सम्राटों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, उसके बाद भी यहाँ जैन धर्म भी काफ़ी जैन धर्म मानने वाले लोग भी काफ़ी खुशहाल थे। शासक के तरफ से उन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई थी, चाहे वह ब्राह्मण धर्म मानने वाले हों, बौद्ध धर्म मानने वाले हों, जैन धर्म मानने वाले हों, कभी सभी लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तो जब ऐसी परिस्थितियां हों तो धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण हो तो विकास अपनी सीमा पर होगी, अपनी चरम सीमा पर होगी। और जब इन सारी खूबियाँ, चाहे वह महान सम्राट का काल हो, राजनीतिक एकता का काल हो, शांति और सुव्यवस्था का काल हो, साहित्य की उन्नति हो, विज्ञान की उन्नति हो, कला की उन्नति हो, और साथ में धार्मिक सहिष्णुता हो, तो ऐसी स्थिति में देश का विकास काफ़ी होगा, और इस काल को हम लोग स्वर्ण काल कहेंगे। यही कारण है कि प्राचीन भारत के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। जय हिंद।